नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में आज बात होगी अ, बेहतरीन बर्गर की। मैं बर्गर की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बर्गर सिंह हमारे साथ हैं। आपने बर्गर सिंह के स्टोर्स देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखे होंगे, लेकिन असली कहानी क्या है? 2014 में बर्गर सिंह की शुरुआत हुई और आज की तारीख में हर शहर शहर में आपको स्टोर्स मिल जाएंगे। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन उसके पीछे जो है वो जान लेते हैं हम कबीरजीत सिंह से। कबीरजीत सिंह जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर और सीईओ हैं बर्गर सिंह के यहाँ पर। कबीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइए, ये विदेश में पढ़ाई की, विदेश में नौकरी की, उसके बाद 2014 में आप सब छोड़ छाड़ कर बाहर भारत वापस आए और बर्गर सिंह की शुरुआत की। क्या मैं कहूँ कि फॉरेन में रहते हुए, विदेश में रहते हुए बर्गर से इतना प्यार हो गया कि आपने सोचा कि चलिए मैं अपने देश में आकर एक इतनी बड़ी चेन शुरू कर दूंगा कि मुझे कि जो जो फ्लेवर हमें शायद बाहर नहीं मिलता है वो मैं अपने देशवासियों को दूंगा। रिया, देखिए, मैं काफी पहले से ही अपना काम करना चाहता था। तो जब मैं कॉलेज से निकला, मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया और थोड़े टाइम कॉल सेंटर में काम करने के बाद में मैं एक ट्रेनर बन गया, सेल्स ट्रेनर। तो करीबन 22-23 साल की उम्र के अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी शुरू कर दी फॉर सेल्स। 3-4 साल के बाद में पता चला कि काफी कम्पिटिटिव यू नो लैंडस्केप है। तो अब काफी यंग था, अपना जीमैट दिया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के अंदर एमबीए करने के लिए, यहाँ से चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जैसे हर इंडियन स्टूडेंट होता है, उसकी दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, वहां पे पहुंचने के बाद में ये पता चलता है कि मेरे को खाना कुछ नहीं बनाना आता, और दूसरी होती है कि कभी भी पैसे नहीं होते जेब में। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो यूनिवर्सिटी कैंपस से लेके जो मेरा रहने का अकोमोडेशन थी उसके बीच के अंदर एक बर्गर शॉप होती थी। हम्म। एक लखनऊ के खान साहब थे, उन्होंने एक अपना फिश एंड चिप शॉप खोल रखा था। हम्म। तो मैं रोज वहां से गुजरता था। तो एक दिन मैंने उनको बोला, जी कोई नौकरी वगैरह है क्या? उन्होंने कहा, जी शाम की शिफ्ट है। तो उससे मेरी दो प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व हो गई। एक तो पैसे की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और खाने की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम्म। तो शाम को जब मैं वहां से गुजरता था, अपनी शिफ्ट खत्म करता था रात को और लॉकडाउन करके चले जाते थे। अम, फिर क्या हुआ, जब थोड़ा खाना भी मिलने लग गया, पैसा भी मिलने लग गया, तो वो उम्मीदें बढ़ने लग जाती हैं। मेरे को ये रियलाइज हुआ कि वो वाला खाना बिल्कुल मसालेदार नहीं था, फीका था। तो मैंने क्या किया, साथ वाली दुकान से इंडियन स्पाइसेस खरीदे और अपने खाने में उनको मिलाना शुरू कर दिया। और वो पुदीने की चटनी की सॉस मिलती थी, उसके साथ खाना शुरू कर दिया। शाम को ऐसा होने लग गया कि जो मेरे साथ में लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा, यार तेरा खाना तो बहुत अच्छा है, तो एक काम करते हैं, हम क्लीनिंग और इन्वेंट्री कर लेते हैं और आप सबके लिए खाना बना दीजिए। फिर हम्म। वहां से जो दुकान के मालिक थे, खान साहब, उनको भी समझ में आने लगा। तो उन्होंने बोला, कबीर ऐसा करते हैं कि वीकेंड पे आप इसको मेन्यू के अंदर डाल दीजिए और इस प्रोडक्ट से जो पैसे कमाए जाएंगे उसका एक हिस्सा आपको हम दे देंगे। मेरे हम्म। लिए तो ये एज अ बिजनेस स्टूडेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने बिल्कुल एक सेकंड में ही हाँ बोल दिया। तो वीकेंड पे वो मेन्यू में डलने लग गया और फिर यूनिवर्सिटी में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। पर एमबीए के अंदर क्या होता है, पहले 6-8 हफ्ते आपको थोड़ा टाइम मिलता है ये सब कुछ करने का, उसके बाद में काम शुरू हो जाता है। मतलब पढ़ाई हम्म। थोड़ी इंटेंस हो जाती है। वो धीरे धीरे पॉपुलर होता रहा। और कबीर थोड़ा मुश्किल नाम है अंग्रेजी लोगों के लिए प्रोनाउंस करना। सिंह बर्मिंघम के अंदर काफी कॉमन नेम है। उन्होंने कहा, हम्म। यार ये बर्गर बनाता है, ये सिंह है। उन्होंने मेरे को बर्गर सिंह बोलना स्टार्ट कर दिया। हम्म। तो करीबन 1 साल में वो बर्गर सिंह नाम ले लेके घूमता रहा अपने साथ। पर ये आइडिया दिमाग में बैठ गया। मैं छुट्टियों के लिए इंडिया आता था, देखता था हम्म। यहाँ पे कोई बर्गर प्लेयर ही नहीं था, और काफी स्केलेबल प्रोडक्ट था। और हम्म। आइडिया दिमाग से निकला नहीं। तो मैंने जैसे ही एमबीए खत्म हुआ, मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि वापस इंडिया जाके बर्गर सिंह नामक चेन खोलूंगा। लेकिन कबीर, इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से आपने बिल्कुल उल्टा किया। हम बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन यहाँ देते हैं, फॉरेन में भेजते हैं एमबीए करने के लिए, अगर वापस बच्चा घर आकर ये बोले
कि मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं करूंगा या मैं कोई एक एक आईटी सेक्टर टाइप ऑफ स्टार्टअप नहीं करूंगा और मैं बर्गर की दुकान खोलूंगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है उन्हें एक पल के लिए धक्का लगता है। आप बर्गर सिंह थे विदेश में, लेकिन भारत आकर कैसे कन्विंस किया, या कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इतने खुद ही इतने कन्विंस थे कि माँ बाप मान ही गए? देखिए, आइडिया तो दिमाग में बैठ गया था और मेरे साथ बचपन से ये प्रॉब्लम रही है कि एक बार दिमाग में चीज घुस जाती है तो फिर उस पर वर्किंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने अपना करियर उस हिसाब से प्लान करना स्टार्ट कर दिया था एमबीए करते ही। तो जो नौकरियां अवेलेबल थी उसके अंदर, कॉर्पोरेट टाइप जॉब्स के अंदर, मैंने ये देखना शुरू किया कि बर्गर सिंह को आगे बढ़ाने में इनमें से कौन सी नौकरी ज्यादा सेट बैठेगी। तो मैंने अपनी पहले देखी मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। बर्गर्स के ना खाना बनाना आता है, ना ब्रांडिंग की कुछ समझ थी, ना सप्लाई चेन की कुछ समझ थी, और फाइनेंस के अंदर भी थोड़ा हाथ तंगी था। तो मैंने क्या किया, एमबीए से निकलते ही एक नौकरी ज्वाइन की एक अफ्रीका बेस्ड कंग्लोमरेट के साथ में, जिनका लंदन में ऑफिस था। वो एक बेवरेज ब्रांड रिलीज कर रहे थे लागोस नाइजीरिया में। तो उन्होंने मेरे को इंचार्ज बना दिया ब्रांडिंग सप्लाई चेन का, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सेट बैठ रहा था ये जॉब। और दूसरी चीज मैंने क्या की, मैंने एक ऑक्सफोर्ड में एक कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो एक साल मैंने वो किया, उसके बाद में ऑक्सफोर्ड में फाइनेंस का कोर्स मिल गया, फिर एक साल वो किया, फिर इनको वापस ज्वाइन किया। और काफी हद तक इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट काफी हद तक मेरे को समझ में आने लग गया। रही बात मम्मी पापा की, तो उन्होंने तो मेरे को 20-22 साल 25 साल तक तब तक देख ही लिया था। उनको पता था कि अब ये यही करेगा। इनफैक्ट पापा ने तो खैर काफी सपोर्ट किया। उन्होंने तो मेरे को डे 1 पे बोला था कि चल आजा फिर शुरू करते हैं। तो मैंने उनको बोला थोड़ा वेट करिए, कुछ और काम सीख जाता हूँ, नहीं तो सबका नुकसान होगा। तो मैंने करीबन 4-5 साल यूके के अंदर एमबीए खत्म करने के बाद में तैयारी करनी स्टार्ट की बर्गर सिंह की डायरेक्शन में। 2011 तक ये सब कुछ काफी अच्छी तरह मेरे को समझ में आ गया था, पर फिर भी यूके में बैठ के सोचना कि मैं इंडिया के अंदर एक बर्गर चेन चला सकता हूँ बहुत डिफरेंट है, थियोरेटिकल काफी डिफरेंट होता है। तो मैं इंडिया के अंदर आके हर साल ना नौकरी ढूंढता था किसी फूड बेस्ड स्टार्टअप में। और उस टाइम पे इतने स्टार्टअप थे नहीं, डोमिनोज था, 3-4 थे, और उनको मेरी जॉब प्रोफाइल समझ भी नहीं आ रही थी कि एमबीए कर रखा है, फाइनेंस कर रखा है, खाने में कुछ करना चाहता है। तो 2011 के क्रिसमस में मैं राहुल सिंह से मिला, जो कि राहुल सिंह और प्रदीप गिडवानी बियर कैफे शुरू कर रहे थे। तो हमारी काफी अच्छी बनी उस पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा यार आपको इंटरेस्ट है, हम भी ये करना चाह रहे हैं, आप जैसे लोग टीम का हिस्सा बनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने उनको उसी पार्टी में हाँ बोला, और करीबन 45 दिन के अंदर 2 बैग लेके वापस इंडिया। फिर करीबन 3 साल उनके साथ काम किया। अच्छी तरह से रेस्टोरेंट चलाना सीख गए, एक्सपेंशन सीख गए, और 2014 के अंदर जब अब ये सब कुछ तैयारी पूरी हो चुकी थी, 2014 के अंदर बर्गर सिंह शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप एक्चुअली बता रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत आपने जो सपना देखा था शायद 2007 या 8 में, उसे पूरा करने के लिए आपने पूरी तैयारी की, यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपको वो कहते हैं कि खाने से पहले जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, आपने उन सब इंग्रेडिएंट्स की पूरी तरह से परख की, उन्हें चखा, उन्हें समझा, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वो कबीरजीत सिंह है जो कह रहे हैं कि इन्हें फाइनेंस नहीं आता था, इन्हें सेल्स नहीं आती थी, और आज की तारीख में 50 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और 11 से ज़्यादा शहरों में, और वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट, आई थिंक यू आर वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट बर्गर सप्लायर्स इन द कंट्री, राइट? हाँ जी, हाँ जी, आफ्टर मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर। चलिए, कबीर मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी ये नहीं लगा कि हमारे देश में जहाँ एक तरफ मैकडॉनल्ड्स है, बर्गर किंग है, तो बर्गर सिंह कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक
एक हिचक मन में रहती है, और वो भी ऐसे समय में जब लोगों का टेस्ट, लोगों की सोच, लोगों की समझ जो है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी बदल भी जाती है। आज शायद मुझे ये खाना पसंद है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं अब शायद एक नए रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो मुझे वो पसंद आ जाएगा। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि यार चलेगा नहीं चलेगा, मेरा प्लान बी क्या है? किसी भी एंटरप्रेन्योर को आपके हिसाब से प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने अपने प्लान ए में सब कुछ झोंक दिया। मेरा कोई प्लान भी नहीं था जी। मैं काफी कन्विंस था कि ये चलेगा। इनफैक्ट मैं जितनी ज्यादा चीजें देखता जा रहा था या जितनी ज्यादा स्टडी कर रहा था, सप्लाई चेन पे समझिए या स्पाइसेस पे समझिए या बाकी लोग क्या बेच रहे हैं उसके ऊपर, मैं काफी कन्विंस था कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा चलेगा। क्योंकि जितने भी बाकी ब्रांड्स थे, देखिए जब हमने शुरू किया तो सिर्फ मैकडोनल्ड्स था। हम्म। बर्गर किंग भी इंडिया में नहीं आया था तब। हमने 1 नवंबर 2014 को शुरू किया, शायद बर्गर किंग 13 नवंबर 2014 को आया होगा उनका पहला स्टोर। तो थोड़ा मतलब उस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर इतना एक्शन नहीं था। और आप समझे अगले 6 महीने के अंदर कार्ल्स जूनियर भी आ गया, जॉनी रॉकेट्स भी आ गया, मतलब सारे अमेरिकन हम्म। चेन्स एक साथ पहुंच गए। और जैसे ही ये नए नए चेन्स आते रहे, मैं और कॉन्फिडेंट होता रहा, क्योंकि सिर्फ मेरा प्रोडक्ट था जो इंडियनाइज था। बाकी हम्म। लोग सारे के सारे एक अमेरिकन प्रोडक्ट इंडियन पॉपुलेशन को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा हम्म। प्रोडक्ट बिल्कुल देसी था। हमारा राजमा का बर्गर था, चने का बर्गर था, बटर चिकन का बर्गर था, मुर्ग मखानी बर्गर। देखिए तो इससे काफी फर्क पड़ता है कि आप इंडियन पॉपुलेशन को इंडियन प्रोडक्ट ही खिला। और हम्म। हमारा पहले 3-4 महीने में आउटलेट ब्रेक ही बन हो गया। उससे हम्म। काफी कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि जब तक मैं बियर कैफे में था मेरे को ये समझ में आ रही थी 10-11 महीने लगते हैं पैसा वापस आने के अंदर। हमने हम्म। पहले 3 महीने के अंदर कर लिया। तो उसके बाद तो जी कॉन्फिडेंस तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर को थोड़ी सी हुक की जरूरत होती है। हमने तो उसके बाद में फिर काफी सारा एक्सपैंड कर लिया। हम भारतीय हैं, हमें देसी खाना ही पसंद है। आप 2 दिन कुछ कुछ इंटरनेशनल खाना खा लेंगे, वो तीसरे दिन अपने राजमा चावल चाहिए, कढ़ी चावल चाहिए, दाल रोटी चाहिए, हम सब वो वाले हैं। ऐसे में मुझे बताइए कि जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इंडियन फ्लेवर को, क्योंकि हम सब वो इंडियन फ्लेवर की बहुत चाहत रखते हैं, हमें वो फीका खाना जो है वो 2-4 दिन के बाद समझ नहीं आता है। ऐसे में क्या किसी तरह के मार्केटिंग चैलेंजेस या फिर इनिशियल चैलेंजेस रहे आपके सामने? क्योंकि बर्गर जब दिमाग में आता है तो हमेशा एक इंटरनेशनल फूड दिमाग में आता है, कि 2 बंस के बीच में कोई आलू पैटी टाइप चीज़ होगी जिसमें मसाला बिल्कुल कम होगा, सिर्फ सिर्फ हल्का सा तीखापन होगा और नमक होगा। ऐसे में कितना चैलेंजिंग था या कितना इजी था, यूँ कहूँ, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के टेस्ट बड्स तक पहुंचाना? देखिए जी, बर्गर सिंह नाम के अंदर ही समझ में आ जाता है कि हम क्या आपको देने वाले हैं। तो हमारी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो डे वन से काफी सिंपल रही कि ये एक इंडियनाइज बर्गर है। और ये आपको, और हमने हमारी टैगलाइन भी है बिग पंजाबी बर्गर। तो आपको हम्म। एक सिर्फ लोगों के अंदर ही समझ में आ जाता है कि पूरा हिंदुस्तानी खाना मिलेगा और पंजाबी स्टाइल के अंदर बड़ा बर्गर मिलेगा। अगर नाम में ये सब कुछ बता दिया तो कंज्यूमर फर्स्ट टाइम जब ट्राई कर रहा होता है तो उसके यहाँ पे कोई मिस्ट्री नहीं होती कि मैं क्या खा रहा हूँ, हम्म। किस तरह का प्रोडक्ट होगा। और हमारा खाना जो है वो प्राइस पे बहुत कम्पिटिटिव है। अगर आप हम्म। हमारे बर्गर का साइज देखिए, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट पे किसी इंटरनेशनल चेन का प्रोडक्ट देखें और उसके बाद में हमारे वाले का साइज और शेप देखिएगा, तो आपको हम्म। ये रियलाइज होगा कि उतनी वैल्यू के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। और एक तो हमने वो मसाला कवर कर लिया था फॉर एन इंडियन ऑडियंस। और हम्म। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तानी को ये माइलेज का काफी है कि कितने में कितना मिलेगा। तो वो हम्म। साइज और शेप के हिसाब से भी हमारा कस्टमर रिपीट रेट डे वन से काफी ज्यादा था, क्योंकि ये काम कोई और कर नहीं रहा था। लोगों ने ब्लैंड बर्गर खाया, फिर बर्गर सिंह का खाया, और वो थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा मिठास मुंह के अंदर, तो वो रिपीट रेट काफी जल्दी से बढ़ा। और देखिए अगर प्रोडक्ट सही है तो आपको कंज्यूमर बताता है सक्सेस और फेलियर। हम्म। बिल्कुल। व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स कबीर? अब कैसे आप ऑलरेडी 11 शहरों में हैं, लेकिन अभी भी स्कोप बहुत ज़्यादा है और शहरों तक भी पहुंचने का। मुझे बताएंगे आने वाले 2 सालों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अभी हम करंटली
55 आउटलेट हैं, 20 शहरों में पहुंच गए हैं, हम्म। और करीबन 22 और आउटलेट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब तक वो 22 खत्म होंगे हम करीबन 31 लोकेशंस पे पहुंच जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर आउटलेट की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, कंपटीशन थोड़ा कम है, रेंटल कम है, लेबर कॉस्ट कम है, और डिमांड काफी ज्यादा है इन एरियाज के अंदर। तो और हमारा जो मॉडल है वो काफी फ्रेंचाइजी फ्रेंडली है। इंडिया के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल फूड फ्रेंचाइजीज नहीं है। सबवे है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो कस्टमर का पैसा वापस कर रहा है वैसे कुछ ज्यादा लोग हैं। तो हम टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर ज्यादा सक्सेस देख रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर टियर 2 टियर 3 सिटीज बहुत ज्यादा है। हमने अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर मैपिंग की है, तो हमको ऐसा लगता है कि अगले 2 साल के अंदर बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया हम करीबन 275 आउटलेट तक पहुंच जाएंगे अगले 24 महीने। चलिए, बहुत ही शुभकामनाएं आपको इस नंबर को अचीव करने के लिए। मुझे बताइए, पिछले 2 साल जो हम सबके लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहे, बर्गर सिंह के लिए वो 2 साल कैसे रहे? क्योंकि अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जहां से आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, सबसे ज़्यादा स्टोर्स आपके वहां पर है, विच कम्प्लीटली शोज दैट यू आर अ हिट इन दैट मार्केट। पिछले 2 साल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहे? देखिए, कोविड सबके लिए मुश्किल था, लॉकडाउन सबके लिए मुश्किल था, पर हमारा क्या था, हम उस टाइम पे दिल्ली के अंदर फोकस ज्यादा थे, दिल्ली एनसीआर टियर 1, और हमारा उन दिनों में करीबन 75% बिजनेस डिलीवरी से आता था। क्योंकि हमने अपने आप को तब मॉडल करना जब स्टार्ट किया था, वो ये कहा था कि हम डोमिनोज को फॉलो करेंगे, कि छोटे स्टोर हो, मल्टीपल लोकेशन हो, और डिलीवरी प्रोडक्ट अच्छा हो। तो जब हम कोविड के अंदर गए तो हमारा 70-75% बिजनेस डिलीवरी से आता था। तो क्या हुआ, जब लोगों के लॉकडाउन हुए, हमको शायद थोड़ा सा पहले, हमारी टीम काफी समझदार है, हमको करीबन जनवरी के अंदर कोविड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया था। हम थोड़ा चाइना के अंदर न्यूज फॉलो कर रहे थे, तो हमको ये समझ में आ गया था कि कोविड थोड़ा परेशानी से बीतेगा, लॉकडाउन की चांसेस दिख रही थी। तो हमने क्या किया, हमने अपने स्टोर्स के पास पे अपने एम्प्लॉयज को घर दिला दिया। तो क्या हुआ, जब कोविड हिट हुआ तो डे 1 से हमारे सारे स्टोर्स खुले थे, और काफी देर तक कर रहे थे। तो उससे क्या हुआ, हमारे, क्योंकि बाकी सारे स्टोर्स बंद थे, अगर किसी को खाना चाहिए था, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, तो ज्यादा डिलीवरी एक्सेस ये था। तो अगर आप उस टाइम पे अगर जोमेटो या स्विगी पे जाते, आपको 5 या 4 रेस्टोरेंट नजर आते, पर बर्गर सिंह हर जगह नजर। तो उससे क्या हुआ, हमारा कस्टमर बेस काफी बड़ा हो गया, क्योंकि सिर्फ हम ही खुले थे। तो पहले लॉकडाउन के अंदर हमारा कस्टमर बेस काफी एक्सपैंड हुआ, पर हमने अपने आप को डिलीवरी फोकस रखा। जब तक सेकेंड वेव आनी स्टार्ट हुई, तब हमको रियलाइज हुआ कि अब हमको अपना टियर 2 टियर 3 के एजेंडा को थोड़ा और पुश करना चाहिए, और वहां पे डिमांड आ ही रही थी। तो फिर हमने इसको थोड़ा कन्वर्ट किया कि टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर हमने डाइनिंग स्टोर्स खोलने स्टार्ट किए। उधर डाइनिंग की डिमांड अभी भी ज्यादा है। टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर क्या है कि एंटरटेनमेंट के सोर्स कम है। जैसे दिल्ली के अंदर क्या है, कोई बोली गैली चला गया, कोई कहीं चला गया। टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर बाहर फैमिली के साथ खाना खाना एंटरटेनमेंट है वीकेंड पे। तो हम उस मार्केट को काफी अच्छी तरह टैप कर चुके हैं। और देखिए, कोविड के बाद, कोविड के अंदर एक फेज था जो आप होल्डिंग पोजीशन में थे कोविड के अंदर के, डिलीवरी पे फोकस ज्यादा रहे। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, अब डिमांड बाउंस बैक कंज्यूमर एंड पे बहुत ज्यादा है, जो कि हम टियर 2 टियर सिटी के अंदर जिसका हम एडवांटेज ले पाए। विच मीन्स कबीर कि किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जो आपने एक तरह से बहुत डायरेक्टली ये बात नहीं कही, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से आपने एग्जाम्पल में समझाया कि किसी भी बिजनेस के लिए एक वो माइंडसेट, एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना बेहद ज़रूरी है। आपने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अगर पहले भांप लिया तो आप बिजनेस में लॉसेस में नहीं जाएंगे। ये बहुत खूबसूरती से आपने यहाँ पर समझाया। मुझे एक ये बताइए कि ये आपके जो बर्गर्स हैं, इनके पीछे जो ये यूनिक नेम आपने अपने बर्गर्स को दिया है, इनके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे काफी सारे यंग लोग काम करते हैं, जो कि काफी क्रिएटिव है, डेवलपमेंट टीम के अंदर भी और मार्केटिंग टीम के अंदर। तो ये क्रिएटिविटी में क्या होता है कि जबकि कोई एक डेवलपमेंट टीम प्रोडक्ट बना के लाती है,
जब उसका ट्रायल होता है इंटरनली, तो मार्केटिंग टीम के पास में होता है कि बॉस ये पहला बाइट लेके आपके दिमाग में क्या आ रहा है। हाँ। और फिर वो क्रिएटिव लोग छूट जाते हैं और ये इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नाम लेकर आते हैं, या हम कई कई बार प्रोडक्ट को पोजीशनिंग बताते हैं कि बॉस हम हम्म। ये प्रोडक्ट है, इसको हम एस्पेयर बेचेंगे। उसके अंदर काफी हम्म। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि हमारा एक बर्गर है जय वीरू अमर प्रेम, हाँ। हाँ। दो जोड़ियों वाले बर्गर हैं। तो जब हमने वो प्रोडक्ट ट्रायल कराया और बोला कि ये पैर में जाएंगे, तो वो हम्म। आइडियाज ये आए, जय वीरू अमर प्रेम सीता गीता, सारा। फिर देन वी स्टार्टेड कॉलिंग इट फिल्मी जोड़ी। हम्म। तो जनरली क्या होता है, अगर छोटी टीम रखो जिसके अंदर काफी सारे क्रिएटिव लोगों को हायर करो, हम्म। तो हर बर्गर के पीछे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए, एक और मंत्रा आपने बातों बातों में यहाँ पर दे दिया। मुझे बताइए, फिल्मी के बाद क्या कोई पॉलिटिकल बर्गर आने वाला है? नहीं जी, पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, और वो ये कि आप नॉर्थ इंडिया में हैं, आप गुजरात में हैं, और आप लंदन में भी हैं, यानी कि विदेश में पैर जमा लिए हैं बर्गर सिंह ने। पहले भी जमाए हुए थे, लेकिन अब स्टोर ने अपने आप को जमा लिया है लंदन में। कोई और इंटरनेशनल, विदेश का कोई ऐसा शहर बाहर देश का जहां पर आप एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं? देखिए, अभी जो लंदन वाला हमारा स्टोर है वो अभी 4 स्टोर हो गए हैं, वो पायलट फेज है, जिसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान में जो हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं वही स्पाइस लेवल वहां पे रहेगा, क्या प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। कोविड की वजह से वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा स्लो चल रहा था, अब उसने वापस पिक करना स्टार्ट किया है, कस्टमर फीडबैक अच्छा आना शुरू हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि और 6 से 8 महीने के अंदर हम अपनी एक सेकंड सिटी की तरफ जाने की, इंटरनेशनल सिटी जाने की कोशिश करेंगे। इरादा ये है कि दुबई खोला जाए, उधर पे भी काफी सारी इंडियन पॉपुलेशन है। तो फ्रॉम डे वन से हमको थोड़ा फीडबैक सही मिलेगा, कंजम्पशन सही होगी। इरादा ये है कि जहां जहां पे इंडियन डिस्पोरा ज्यादा है, उन उन इंटरनेशनल सिटीज को पहले टारगेट किया जाए। दुबई इंटरेस्टिंग है, लंदन इंटरेस्टिंग है, सिंगापुर इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक अगर अगर सेकंड सिटी जहां हम जाना चाहते हैं वो दुबई है। चलिए, आखिर में जाते जाते मुझे बताइए कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स इस समय आपको देख रहे हैं, जो अपने बिजनेस की शुरुआत इस समय करना चाह रहे हैं, उस प्लानिंग स्टेज में है, एनी वन मंत्रा यू वांट टू गिव इट टू देम राइट नाउ? जी, मेरा मंत्र काफी सिंपल है, आप सब कुछ खुद नहीं कर पाएंगे, टीम की बहुत जरूरत है। अक्सर आपको लोग एडवाइस ये करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ काम नहीं करना चाहिए। मेरी एडवाइस इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे को फाउंडर को मैं जानता हूं जब से मैं 13 साल का था, बोर्डिंग स्कूल में हम साथ थे। मेरे दूसरे को फाउंडर को मैं जानता हूं पिछले 15 साल से, तो एक आदमी को मैं 27 साल से जानता हूँ, एक को मैं 15 से जानता हूँ। अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे और आपकी दोस्ती गहरी है, तो दोस्तों के साथ काम करना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको बार बार अपने कंधे के ऊपर देखना नहीं पड़ता कि ये इंसान अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ये फुली कमिटेड है प्रोजेक्ट के लिए। तो शुरू में जब आप टीम सेटअप कर रहे हैं तो अपने आसपास भरोसे के लोग रखिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए। आपको जो आता है उससे थोड़ी डिफरेंट स्किल्स दूसरे आदमी के पास होनी चाहिए, और आप सब कुछ खुद नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर टीम आसपास, डे वन से आपको अच्छी टीम नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप एक आईआईएम या उस तरह के बिजनेस स्कूल के। पर पर ज्यादा भरोसे के लोग और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मिल जानी चाहिए। और ये एक मंत्र है जो कि मैं हर